नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नर्ब अकेडमी में। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए आज आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम गर्भ सीरीज़ को देखने वाले हैं। इस गर्भ सीरीज़ में आपको क्या मिलने वाला है, तो इसमें आपको मिलने वाला है सेल यानी कि कोशिका के आज जो क्लास होने वाली है उसको हम देखेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी कि गर्भ सीरीज़ में क्या होने वाला है, आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे हम सेल का आज पार्ट 1 देखेंगे, साथ ही इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। जब तक कि हम सेल के कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं कर लेते, हम इसको करते रहेंगे। साथ ही गर्भ सीरीज़ के इसमें क्या है, आगे भी जैसे सेल यदि हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम टिश्यू को देखेंगे। इस तरह से आपका क्या है, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, जो कि एप्टेक बेस्ड होने वाले हैं। तो आज हमारी गर्भ सीरीज़ का होने वाला है पार्ट 1। साथ ही आपके लिए जो है यूट्यूब पर एक फ्री एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विक्रम बैच। मैंने इसका जो है एक वीडियो बना दिया है। आपने यदि अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका वीडियो देख लेना। आपको क्या है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सभी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका यानी कि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पहला ही प्रश्न पूछा है कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, यानी कि जो कोशिका हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यदि हम उसके बारे में जाने तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, या फिर ऑर्थिनोलॉजी कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल को। तो इसका जो जवाब होने वाला है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें हिस्टोलॉजी, यदि हम बात करें हिस्टोलॉजी तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊतक यानी कि टिश्यू जो होते हैं उनके कोशिकाओं के समूह का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो ऊतक होते हैं ना, ऊतक की जो सेल्स होती है उनके स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। वहीं बात करें डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, ये हमारी त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियों का अध्ययन है। यानी कि डर्मेटोलॉजी की यदि हम बात करें तो जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, उससे जुड़ी हुई जो बीमारी होती है उनके अध्ययन को ही हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसके आगे है, सबसे पहले जिंदा कोशिका यानी कि लिविंग सेल को किसने देखा था। यानी कि आपसे पूछा है जो लिविंग सेल थी उसको सबसे पहले किसने देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था, पुरकिंजे ने देखा था, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने देखा था, या रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। तो बताइए जो लिविंग सेल है, डेड सेल का तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है जो लिविंग सेल थी उसको सबसे पहले किसने देखा था। तो इसको जो सबसे पहले देखने वाले थे वो तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होने वाला है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जो है लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। इन्होंने 1674 में, कब, 1674 में सबसे पहले तालाब के पानी में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी जीवित कोशिकाओं को अपने खुद से बनाए माइक्रोस्कोप में देखा था। यानी कि जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे, इन्होंने अपने खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था। और बाकी ऑप्शन की बात करें हम तो सबसे पहले जो है 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका को कॉर्क में जो है किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। यदि आपसे बात करें डेड सेल की यानी कि मृत सेल की, तो किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था, 1665 में। यदि आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको रॉबर्ट हुक ही करना है। यदि आपसे डेड सेल या लिविंग सेल की पूछे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको देखना है। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का एक अपवादन यानी कि एक्सेप्शन कौन सा है जिस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। आपसे पूछा है यानी कि जो सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था, वो किस चीज़ पर लागू नहीं होता है। बैक्टीरिया या विषाणु पर नहीं होता है, बैक्टीरिया पर नहीं होता है, कवक पर नहीं होता है, या शैवाल पर नहीं होता है। तो जो कोशिका सिद्धांत है वो विषाणु यानी कि वायरस पर लागू नहीं होता है, ये वायरस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी जीव है वो कोशिका से बना है। जो हर एक जीव है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। लेकिन वायरस अकोशी है, यानी कि ये कोई भी सेल से नहीं बना होता, इसलिए इसको क्या है, कोशिका सिद्धांत से बाहर रखा गया है। बाकी ऑप्शन की बात करें, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ये सभी पूरी तरह कोशिका से बने होते हैं। यानी कि ये सभी क्या है, कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है, ये किसने कहा था। यानी कि जो इसका अर्थ क्या होता है, ओमिनोशीला सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ होता है यानी कि जो नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है, इसका ये अर्थ होता है। तो आपसे पूछा है ये किसने कहा था।
स्लाइडेन ने कहा था, रुडोल्फ विर्च्यू ने कहा था, श्वान ने कहा था या अरस्तू ने कहा था? ये कहने वाला कौन था? तो ये थे रुडोल्फ विर्च्यू। रुडोल्फ विर्च्यू ने जो है ये कहा था कि जो नई कोशिका होती है वो किससे बनती है? पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। इन्होंने ये 1885 में कहा था। 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को पूरा करते हुए ये बात कही थी। इसका सीधा मतलब था कि नई कोशिकाएं हवा से नहीं टपकती हैं, बल्कि पहले से मौजूद कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तब नई कोशिकाएं बनती है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? बाकी ऑप्शन को देखें तो बात करें, स्लाइडेन और श्वान दोनों ने मिलकर सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। यदि आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था स्लाइडेन और श्वान ने। इन दोनों ने मिलकर ही कोशिका सिद्धांत दिया था। आपसे यदि पूछे तो आप इसको बता देना। वहीं बात करें अरस्तू। अरस्तू क्या है? इन्होंने जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तू को क्या कहा जाता है? इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछे जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है अरस्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? आपसे पूछे कि सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? अमीबा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, माइक्रोप्लाज्मा है या तंत्रिका कोशिका है? बताइए सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? तो इसका जो जवाब होने वाला है वो है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा। यह एक तरफ का बैक्टीरिया है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका साइज सिर्फ 0.1 होता है, यानी कि माइक्रोमीटर होता है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि जो माइक्रोप्लाज्मा है इसके चारों तरफ कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? अमीबा, यह एक कोशिका जीव जरूर है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। यदि आपसे पूछे तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और बाकी बात करें, ये कोशिका जीव है और ये माइक्रोप्लाज्मा से काफ़ी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होने वाली है आपके। वहीं बात करें तंत्रिका कोशिका की, तो तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यदि आपसे पूछे लंबी कोशिका, तो यही होने वाली है। किसकी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट जो सेल है वो कौन सी होने वाली है? यदि आपसे पूछे कि जो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका जो है होने वाली है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये किसी भी पक्षी का अंडा असल में एक सिंगल कोशिका का ही होता है। यदि हम देखें तो कोई भी जो पक्षी होते हैं उनका जो अंडा होता है वो सिंगल कोशिका का होता है, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल है जिसका आकार लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। बाकी हम बात करें अंडाणु की, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यदि आपसे पूछे कि अंडाणु के बारे में, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। हमने अभी देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो होने वाली अंडाणु होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी का कौन सी है? आपसे पहले पूछा था कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। यहाँ पर आपसे पूछा है मानव शरीर के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में यदि बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होने वाली है? बताइए, अंडाणु होने वाली है, न्यूरॉन होने वाली है, शुक्राणु होने वाली है, WBC होने वाली है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो होने वाली है शुक्राणु, यानी कि स्पर्मी। ये जो है हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, यानी कि लार्जेस्ट सेल है मानव शरीर की, आपसे पूछा है। बताइए कौन सी? अंडाणु होती है, यकृत की यानी कि लीवर की सेल होती है, हड्डी की कोशिका होती है, या फिर शुक्राणु होता है? बताइए जो कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होने वाली है? तो इसका जो जवाब होने वाला है वो है अंडाणु, यानी कि ओवम। ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? यानी कि जो पादप होते हैं, प्लांट सेल होती है, आपसे पूछा है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, स्टार्च की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर ग्लाइकोजन की बनी होती है? बताइए, यहाँ पे आपसे पादप का पूछा है। आपसे ये ध्यान रखना है कि किससे पूछा है। आपसे प्लांट का यहाँ पे पूछा है। उसकी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसका भित्ति यानी कि जो उसकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है?
तो इसका जो जवाब होने वाला है वो है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की जो है बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं के बाहर जो मजबूत दीवार होती है, सेल वॉल होती है, वह सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या है? बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे को कड़कपन और एक निश्चित आकार देता है। कौन? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कवक यानी कि जो फंगस होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ पे क्या है, आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है कितना बढ़िया रखा गया है। आपसे पहले क्या पूछा था? पादप की पूछा था, यानी कि आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, एक ही प्रश्न से हम 1 से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछ लिया कवक यानी कि फंगी, जो फंगस होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, यानी कि अच्छा सा जो लेवल है हमने रखा है, यानी कि आप यदि एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है। तो बताइए कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी होती है, बात करें सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, या फिर लिग्निन की बनी होती है। बताइए किसकी जो है बनी होती है? किसकी कोशिका भित्ति आपसे पूछा है? कवक की आपसे पूछा है। किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन की। कवक की जो कोशिका है वो बनी होती है काइटिन से ये बनी होती है। जैसे हम बात करें मशरूम है, फंगस है, इन सब की जो बाहरी सुरक्षात्मक दीवार है ये काइटिन नामक एक खास कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? आपको लग रहा होगा कि टॉपिक वाइज हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि नहीं बताइए। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारा जो बैच है फ्री कांस्टेबल के लिए उसकी जो डेट है वो भी हमने बता दी है क्लास में, आप वो भी क्लास जाके देख लेना। साथ ही आप गर्भ सीरीज से भी जुड़े रहिएगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बताइए बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किस पदार्थ से बनी होती है? यहाँ से आपसे बैक्टीरिया की पूछ लिया, कवक की हमने कर ली, अब बैक्टीरिया की बताइए। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, या फिर लिपिड की बनी होती है। तो जो इसका जवाब है वो है पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? म्यूरिन, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उससे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी प्रकृति के बारे में आपसे पूछा है। क्या ये परगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है? तो इसका जो आंसर है वो है अर्धपारगम या चयनात्मक, यानी कि ये क्या करती है कोशिका झिल्ली? चयन करके हमारे अंदर जाने देती है, यानी कि जो पहले देखती है कि कौन सी चीज़ है जो अंदर जाने लायक है और कौन सी जो है नहीं जाने लायक है। तो ये क्या करती है? चयन करती है, फिर उसको परमिशन देती है, यानी कि ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का सबसे मान्य मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? आपसे पूछा है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, या फिर सिंगर और निकोलसन ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, या कैमिलो गोल्जी ने दिया था? बताइए किसने जो है दिया था? क्या पूछा है आपसे? कौन से मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पूछा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो इसका जो जवाब है वो है सिंगर और निकोलसन। किसने दी थी? सिंगर और निकोलसन ने दी थी। कौन सी? मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था इन्होंने? 1972 में जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड के एक बहते हुए समुद्र जैसी है। कैसे? जो लिपिड होता है वो बहते हुए समुद्र जैसी है जिसमें प्रोटीन के टुकड़े बर्फ के पहाड़ों की तरह तैरते रहते हैं। यह मॉडल आज भी सबसे ज़्यादा मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर भरे हुए जेली जैसे द्रव फ्लूइड को क्या कहते हैं जो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है? आपसे पूछा है कि हमारी जो सेल होती है कोशिका उसके अंदर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को आपसे पूछा है जो कि कहाँ पर होता है? जो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, उस द्रव्य के बारे में आपसे पूछा है। कैसा केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, या फिर प्रोटोप्लाज्म होता है, या फिर एक्टोप्लाज्म होता है? बताइए जो कोशिका के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म हम कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर जो गाढ़ा जैसा जेली जैसा लिक्विड भरा रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी लिक्विड में सारे अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, वो सब किसमें? इसमें ही तैरते हुए रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। यानी कि आपसे पूछा है जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उस शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जो है यूज़ किया था। रोबर्ट हुक ने किया था, पुरकिंजे ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था या ब्रचो ने किया था। बताइए प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा गया तो इसका जो जवाब है वो है पुरकिंजे। ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होने वाला है। पुरकिंजे ने बताया था कब 1839 में। कब 1839 में इन्होंने J.E. पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर मौजूद इस पूरे जीवित गाढ़े पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य नाम दिया था। किसने? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये कथन किसने कहा था। यानी कि जो जीव द्रव्य है इसको जीवन का भौतिक आधार बताया था, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ बताया था। तो ये किसने बताया था, ये कथन किसने कहा था। हक्सले ने कहा था, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, या फिर लैमार्क ने कहा था, या फिर डार्विन ने कहा था। बताइए किसने जो है ये कथन को कहा था। क्या कहा था कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है। तो ये कहने वाले थे हक्सले। ऑप्शन नंबर ये इसका जवाब होने वाला है। हक्सले ने जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। आपसे पूछा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसकी खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो कोशिका के अंदर कोशिका इकाई एक ऑर्गन है। तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है सबसे पहले इसने खोज किसने की थी। बेंडा ने की थी, ऑल्टमैन ने की थी, डी डुबे ने की थी या पोलैंड ने की थी। बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑल्टमैन। किसने? ऑल्टमैन ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। कब बताया था? 1886 में। 1886 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसकी खोज की थी और इसे शुरुआत में बायोब्लास्ट यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे शुरुआत में बायोब्लास्ट नाम दिया था। कुछ किताबों में जो है कोलिकर का नाम भी आता है। इन्होंने क्या किया था, जो कीट होते हैं कि मांसपेशियों में देखा था। इसके मुख्य खोजकर्ता की बात करें तो ऑल्टमैन ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने इसकी खोज की थी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन्होंने तो क्या नाम दिया था, हमने देखा ना था अभी इन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया था। वहीं यहाँ पे आपसे पूछा है जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। रिचर्ड ऑल्टमैन ने दिया था, क्रिस्टियानो डी डुबे ने दिया था, या फिर कार्ल बेंडा ने दिया था, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो जवाब है वो है कार्ल बेंडा। किसने? कार्ल बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। ऑल्टमैन द्वारा खोजे गए बायोब्लास्ट का नाम बदलकर इन्होंने 1898 में, कब 1898 में कर दिया था। क्या कर दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं। यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर क्या है, एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। उससे आपसे पूछा है कि उसको क्या नाम दिया गया है। ग्रेना कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है या स्ट्रोमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब बताइए। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो जवाब है वो है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है इसको? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली दीवार की तरफ एक मुड़कर उंगली जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है या जमा होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो आपसे पूछा है वो किस रूप में बनाता है। डीएनए के रूप में बनाता है, एडीपी के रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में बनाता है या एटीपी के रूप में बनाता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जो है अपनी ऊर्जा को बनाता है। तो इसका जो जवाब है वो है एटीपी। एटीपी के रूप में जो है बनाकर रखता है। जब हम भोजन करते हैं और सांस लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया उस भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट में क्या होती है, जमा होती है, जिन्हें हम एटीपी कहते हैं। इसे कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा है, कई एग्जाम में इसका पूछा गया। तो बताइए एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो जवाब है वो होने वाला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन नंबर बी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंग जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जिसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इसके पास अपना डीएनए भी होता है और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में अपना डीएनए रखने वाला दूसरा अंग कौन सा है। यानी कि पहले तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया है, वहीं क्या है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में भी अपना डीएनए रखने वाला कौन सा अंग है। हरितलविक है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है या तारक का है। बताइए कौन सा है पादप कोशिका में जो अपनी डीएनए रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है हरितलवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है, अपना खुद का डीएनए रखता है। यानी कि हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद का डीएनए और राइबोसोम रखता है, वही हमने देखा पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल जो क्या करता है पादप कोशिका में कौन सा, हरितलवक जो अपना खुद का डीएनए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपसे पूछा है जो लाइसोसोम है जिसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। क्रिस्टियान डी डुबे ने की थी, जॉर्ज पॉलेट ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी या कीथ पोटर ने की थी। बताइए जो लाइसोसोम है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब वो है डी डुबे। डी डुबे ने जो है किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज इन्होंने की थी 1955 में। लाइसोसोम की जो है इन्होंने खोज की थी। इसे जो है कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइटल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही कोशिका को पचा देती है। कौन, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका के कचरे को पचा देता है। हमने अभी इसके बाद जाना था, आपसे यहाँ पे पूछा है। वैसे तो लाइसोसोम इसका जवाब होगा, लेकिन आपसे लाइसोसोम के अंदर यदि आपसे एग्जामिनर डीप पूछता है तो भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका के कचरे को पचा देता है। यानी कि जो पाचन का काम है वो तो लाइसोसोम करता है, लेकिन लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए क्या होता है। जल अपघटनीय एंजाइम होता है, पॉलीमरेज होता है, एमाइलेज होता है या लाइपेज होता है। तो इसका जो जवाब है वो है जल अपघटनीय एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पानी की मदद से जटिल पदार्थ को तोड़ देते हैं। जब कोशिका बूढ़ी या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है और ये एंजाइम पूरी कोशिका को ख़त्म करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम। यहाँ पे आपसे पूछा है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी कि जो जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी उनको राइबोसोम की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बताइए कौन, ऑल्टमैन है, जॉर्ज पॉलेट है या फिर रॉबर्ट हुक है या फिर डी डुबे हैं। बताइए किसने जो है राइबोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो जवाब है वो है जॉर्ज पॉलेट। किसने, जॉर्ज पॉलेट ने जो है इसकी खोज की थी, किसकी, राइबोसोम की खोज की थी। इनको जो है 1953 में जो इन्होंने की थी। इनको जॉर्ज पॉलेट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिका में बहुत छोटे छोटे सघन कण देखे थे जिन्हें राइबोसोम नाम दिया था। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम के नाम में एस जैसे 70S और 80S का मतलब क्या होता है। जैसे हम देखते हैं राइबोसोम 17S और 80S, इसमें हम देखते हैं तो आपसे पूछा है ये एस का मतलब क्या होता है। साइज यूनिट होता है, स्पीड यूनिट होता है या फिर स्वेडबर्ग यूनिट होता है या फिर सिंपल यूनिट होता है। बताइए एस का जो होने वाला है वो क्या मतलब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होने वाला है बताइए। यहाँ पे आपसे एस का अर्थ पूछा है, यानी कि 70S, 90S, 80S ऐसा होता है तो उसमें जो एस का अर्थ होता है वो होता है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, यानी कि अपसादन गुणांक। स्वेडबर्ग यूनिट या अपसादन गुणांक होता है किसका, जो एस होता है ना उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत प्रादर्भ जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके होने के कारण वह रफ यार खुरदरी दिखती है। यानी कि जो हमारी अंत प्रादर्भ जालिका है वो कैसी दिखती है, वो खुरदरी दिखाई देती है। कैसी, खुरदरी दिखाई देती है। तो आपसे पूछा है वो खुरदरी क्यों दिखाई देती है, वो लिपिड की वजह से दिखाई देती है,
राइबोसोम की वजह से दिखाई देती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिखाई देती है, या फिर लाइसोसोम की वजह से दिखाई देती है। तो वो रफ क्यों दिखाई देती है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वो है राइबोसोम की वजह से, क्योंकि जो अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो रफ यार क्यों हो जाती है, वो रफ क्योंकि उस पर जो है राइबोसोम चिपका हुआ होता है। क्या चिपका होता है? राइबोसोम चिपका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका का मुख्य काम क्या बनाना होता है, आपसे पूछा है। यानी कि जो रेटिकुलम जो जालिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःप्राद्रव्य जालिका जो कि चिकनी होती है, वहीं एक होती है खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका। आपसे पूछा है कि जो स्मूथ होती है चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है वो क्या बनाने का कार्य करती है? लिपिड बनाने का कार्य करती है, या फिर लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का कार्य करती है, या फिर प्रोटीन का कार्य करती है, आरएनए का करती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य करती है। तो जो प्रश्न का आंसर है वो है लिपिड। क्या बनाने का कार्य करती है? लिपिड, यानी कि फैट और स्टेरॉइड बनाने का कार्य करती है। कौन? चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। वहीं खुरदरी को हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का प्रश्न है कि इसकी खोज किसने की थी और देश के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने की थी। यानी कि आपसे पूछा है जो गोल्जी बॉडी है उनकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये किस देश से संबंधित थे? जर्मनी से थे, इटली से थे, या फिर ब्रिटेन से थे? बताइए, जो कैमिलो गोल्जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे इटली के रहने वाले। कौन? कैमिलो गोल्जी, ये इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसको जो प्लांट सेल में यदि हम देखें पादप कोशिका के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तारक का इससे पूछा जाता है, या फिर डिक्योसोम से जाना जाता है, लबक से जाना जाता है, या फिर हरित लबक से जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? तो इसका जो जवाब है वो है डिक्योसोम। डिक्योसोम क्या है? इसका सही जवाब होने वाला है। गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है प्लांट सेल में? डिक्योसोम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। कोशिका का वह अंग जो सिर्फ पौधे में बहुत बड़ा होता है और पानी व अन्य पदार्थ को स्टोर करता है, कौन सा है? आपसे पूछा है जिसका साइज यानी किस में बड़ा होता है? पौधों में जो है बड़ा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? केंद्रक के नाम से जाना जाता है, रसघानी यानी रिक्तिका के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम, या फिर गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो जवाब वो है रिक्तिका यानी कि रसधानी। ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर जो पानी होता है उसको स्टोर करने का कार्य करते हैं। तो पानी की आवश्यकता किसको ज़्यादा होती है? पौधों को ज़्यादा होती है। तो ये किस में बड़े होते हैं? ये पौधों के अंदर बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स की भारी झिल्ली को क्या कहते हैं? जो बहुत बार एंजाइम में पूछी गई, एग्जाम्स में पूछी गई है। ये भी इसमें मेंशन कर दिया कि ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। तो बताइए, जो रिक्तिका है यानी वैक्यूल्स है, इसकी बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, या फिर केंद्रक झिल्ली कहते हैं? तो इसका जो भी जवाब है आप मुझे कहाँ बताना? कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताना। और हमारी गर्व सीरीज़ जो कि आपको पता पड़ ही गया होगा कि किस लेवल के इसमें प्रश्न हमने कराए हैं और आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो हमारा बैच है उसके बारे में भी आप जो वीडियो अपलोड है उसको देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।